चैनल के इस फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सो एज द टाइटल सेज, हम आज जानेंगे डिजिटल नोमैडिंग होती क्या है एंड इंडियन स्पेसिफिकली कैसे डिजिटल नोमैड कर सकते हैं इन कोस्टा रिका। सो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या जानकारी मिलेगी। सो इन दिस एपिसोड हम जानेंगे कि डिजिटल नोमैड क्या होता है, वाई कोस्टा रिका, लाइक इतने सारे कंट्रीज़ हैं बट लाइक वाई आई सिलेक्टेड टू मेक दिस वीडियो ऑन कोस्टा रिका, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी एंड फाइनली इसकी फ़ीस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, डिजिटल नोमैड होता क्या है? सो बेसिकली डिजिटल नोमैड ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक रिमोट एम्प्लॉई हो या फिर आपको किसी लोकेशन स्पेसिफिक का बैठ के अगर कुछ काम करने का अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप किसी भी लोकेशन पे जाके काम कर सकते हो। डिजिटल यानी समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद टेक। वो टेक भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पे आपने आपका बिजनेस बहुत ही अम, ठीक तरीके से सेटअप किया है। यू हैव रियली फोकस्ड ऑन पीपल प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी। तो आप किसी भी लाइक सेक्टर से बिलोंग करके आप डिजिटली अगर उसको हैंडल कर सकते हैं while living abroad and still executing like your business या फिर आपका contract work या जो भी रहे, that even is considered as digital nomadic. So अगर सिंपल भाषा में हम बोलें कि जब तक आप आपका काम आप लोकेशन स्पेसिफिक से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन बेसिकली कंसिडर दैट एज डिजिटल नोमैड। सो फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, तो अगर ऐसे कोई डॉक्टर्स हैं जो सर्जन्स हैं जिनको बेसिकली सर्जरी करनी पड़ती है, सो दे कांट बी कंसिडर्ड एज रिमोट वर्किंग, राइट। हालांकि आगे जाके ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी जहाँ पे विद यूज़ ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स यू कैन रिमोटली लाइक डू सर्जरीज, बट वो टॉपिक अलग है। यहाँ पे बोलने का मीनिंग या फिर इसके पीछे मीनिंग ये है कि एनीथिंग दैट रिक्वायर्स योर presence and very dependency on like your yourself, वो चीज़ डिजिटल प्रोफेशन में नहीं आती है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। मान के चलते हैं कि किसी का काउ फार्मिंग का बिजनेस है, राइट, एंड दैट पर्सन इज एबल टू रन द बिजनेस रिमोटली। तो आपने गाय और भैंसे लाइक खरीद लिए हैं और आपने लाइक वो जो पूरा जो सेटअप है वो आपने पूरा ठीक तरीके से सेट कर लिया है। आपके पास में कुछ एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स हैं, आपने कुछ प्रोसेसेस सेट करके रखी हैं। सो एज लॉन्ग एज यू कैन वर्क रिमोटली, जैसे कि आप सीसीटीवी के थ्रू लाइक यू कैन चेक, या फिर आप आपके कुछ प्रोसेसेस अगर करे हैं जहाँ पे लाइक यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड कि ओके कि whether this process or step is followed on day-to-day basis. So that can also be considered as digital nomading or remote employee setup. And of course आपको तो पता है कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रोफाइल कम्स अंडर इट, राइट। अगर हम डिज़ाइन से लेते हैं, यूएक्स यूआई रिसर्च, अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर्स, टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर्स, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, फुल स्टैक डेवलपर्स, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, आर्किटेक्ट, और अगर हम क्यूए की भी बात करें, लाइक एनीथिंग एसोसिएटेड विद क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। सो एज लॉन्ग एज आप रिमोटली एंड लीगली उस कंपनी के साथ में रह के काम कर सकते हैं एंड विदाउट लाइक बीइंग मैरिड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल नोमैडिक। सो हु शुड डू इट? तो जैसे मैंने अभी बताया कि एनीवन कैन लाइक डू इट। सो इट रियली लाइक बॉइल्स डाउन कि आपका पर्पस क्या है। सो अगर आपका पर्पस ट्रैवल है, तो देन लाइक you can travel across the world while like you are able to work on your projects, work on your business, work on your job, contract. So that is one thing. क्योंकि let's say if you are making 1 crore plus in India, right, or 100K plus in India, so you may also want to explore like the basically like the world or different countries, cultures, cuisines. तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं, right? The other thing is tax saving. So if you are falling into that high bracket and आपको अगर tax savings करनी है, तो even that is also like the purpose that you can achieve via digital nomadic. पहले इंडिया में ऐसा होता था कि इफ़ यू आर अर्निंग द मनी इन इंडिया,
uh, and if you're staying in India, so you will be like still be taxed. And वो तो नॉर्मल है प्रोसेस, राइट? सेकेंड प्रोसेस ये थी कि इफ़ यू आर अर्निंग दैट मनी अब्रॉड and if you're living outside of India for 183 days, which is an NRI or NRE status, तो you were not like taxable on that income. आज ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो टेक में है, रिमोट वर्क में है, रिमोट जॉब में है, they are working for a client abroad, but they are making like dollars in India, and they are liable to pay that tax. तो जब हम tax savings या optimization की जब हम बात करते हैं, so if you, for example, Costa Rica की अगर हम बात करें, तो they provide 2 years of tax-free income as long as that money is received in the Costa Rican banks. उसके बाद में you will have to pay the local taxes and so on. So why Costa Rica? The reason I chose Costa Rica is because I had a recent experience traveling to Costa Rica and it was very beautiful. तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके लिए ये वीडियो बनाया जाए. बहुत सारे लोग, जैसे मैं सोच रहा था बिफोर इवन बिफोर माई ट्रैवल, तो मैं भी देख रहा था कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एंड बहुत सारी मिक्स इंफॉर्मेशन भी थी. किसी का वीज़ा अलग है, किसी के सिचुएशंस अलग हैं. रेडिट पे मैंने देखा, रिमोट इंडिया पे मैंने देखा, सो बहुत सारी जगहों पे जब मैंने देखा तो इवन आई वॉज कन्फ्यूज. सो फाइनली आई सेट अप अ कॉल विद एन अटॉर्नी, एंड उस इमिग्रेशन जो अटॉर्नी थे, जो लॉयर थे, उन्होंने सब मेरे को डिटेल में बताया. So I'm trying to kind of give this information to you all. So I hope this is helpful. And we'll also talk about Costa Rican digital nomad visa. इनकी details क्या हैं and how can Indians apply for it. Yes, Indians can make benefit of living in Costa Rica, and it is a beautiful country as well. जैसे आप जानते हैं कि Costa Rica is into the Central America. US के ठीक नीचे मेक्सिको है. मेक्सिको के नीचे you have this belt जहाँ पे ये छोटी छोटी countries हैं. And then you have the Latin America या फिर South America. तो चलिए चलते हैं to the next topic, which is why Costa Rica. So जैसे मैंने बताया, I have recently traveled to Costa Rica and it has been a wonderful experience. It feels very much like a developed India, right? आप अगर मिट्टी से लेके, रोड से लेके, लोगों से लेके, कल्चर से लेके, तो जैसे आपने यूरोपियन कल्चर्स देखें या फिर अमेरिकन कल्चर्स देखें, वहाँ पे फैमिली का इतना कल्चर है नहीं. But as you move down the US, even in Mexico and Central and South America, आप देख सकते हैं कि फैमिली की बहुत अहमियत है. Parents and child, there's marriage ecosystem, society, family बहुत important aspect है in all of these pointers that we call that as a society. And then अगर हम नेचर की हम बात करें, सो जैसे इंडिया में काली मिट्टी है तो वहाँ पे भी काली मिट्टी है, कहीं पे वाइट सैंड है, कहीं पे लाल मिट्टी है. सो इट इज़ वेरी, यू कैन रीजनेट विद इंडिया. एंड ऑल्सो द क्लाइमेट्स इज़ नॉट वेरी हार्श, गिवन इट इज़ एट द सेंटर. It's not extremely cold, it's not extremely hot, it's sometime somewhere दोनों के बीच में वो एक country है. So how can Indians apply? Yes, Indians can apply using their valid US visa. So we have two routes. यहाँ पे दो routes हैं. एक तो आप walk in कर सकते हैं with a US visa, which is very amazing and sweet. आपके पास में valid stamp होना चाहिए US का. It can be any visa, जैसे B1, B2, green card भी हो सकता है, or any other stamped visa with minimum 6 months of validity. And then आपका Indian passport, again that is with minimum 6 months of validity or the period of stay. तो अगर आप 3 महीने के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम आपका 6 महीना होना चाहिए. अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो you should consider applying for a new passport, or think about how you can extend that passport and so on. So for the Indian passport with US, it's pretty very smooth entry to the country. ऐसे बहुत सारे बैरियर्स नहीं हैं. आप जैसे ही प्लेन में से उतरते हैं, यू गो थ्रू द इमिग्रेशन प्रोसेस. वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपका इंडियन पासपोर्ट दीजिए. देन दे विल टेक अ लुक एट योर US वीज़ा. आपकी आइडेंटिटी चेक होगी, एंड देन दे जनरली गिव यू अप टू 30 days ऑफ फ्री स्टे. यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड अगर आपको up to 90 days,
आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे या फिर आप लेजिटिमेट उनसे डिटेल्स शेयर करते हैं, जैसे मेरा ये ट्रैवल डिटेल्स हैं या फिर अकोमोडेशन डिटेल्स हैं, ये मेरे रिटर्न टिकट्स हैं, तो दे ओनली आस्क वन क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन कोस्टा रिका। तो अगर आप कहते हैं कि मैं 30 45 60 डेज़ के लिए आया हूँ एंड ये मेरे ऐसे ऐसे डिटेल्स हैं, तो दे जनरली लाइक गिव यू दैट 45 to 60 डे। बट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो इट्स मोस्टली 30 डेज़। प्लस आपको ऐसी कोई डर नहीं कि कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप यूएस में आते हो तो आपको बहुत ऐसा ये रहता है कि वेदर दे आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट समथिंग, मेरे फ़ोन में कुछ देखेंगे, मेरे लैपटॉप पे कुछ देखेंगे, मेरी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल पे कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोस्टा रिका वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत स्मूथ ऐसा आपका एक वीज़ा ओवरऑल प्रोसेस होती है, एंड देन इमिग्रेशन, बेसिकली नॉट वीज़ा, इमिग्रेशन, एंड वंस दैट इज़ डन देन फिर आपका टैक्स फ्री जोन आता है एंड देन यू कैन एग्जिट द एयरपोर्ट। अगर आपके पास में अमेरिकन वीज़ा नहीं है, विच कैन बी द केस फॉर लाइक लॉट ऑफ इंडियंस हु आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से बात करें। वो आपके बिहाफ पे एक प्री अप्रूवल नोटिस लेते हैं एंड वो नोटिस आपको ईमेल के साथ में आपको भेजते हैं। सो व्हेन यू ट्रैवल टू कोस्टा रिका तो आपको पासपोर्ट दिखाना है और वो आपको प्री अप्रूवल की नोटिस दिखानी है, सो दैट बिकम्स योर इनपुट रिक्वायरमेंट। एंड उसके बाद में फिर इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर 30 डेज़, 40 डेज़, 60 डेज़, तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू अप्लाई फॉर ईदर एन एक्सटेंशन या यू कैन अप्लाई फॉर अ डिजिटल नोमैड। तो अगर हम फ़्लाइट की बात करें, सो जनरली ऐसा होता है ना कि मुझे तो कोस्टा रिका जाना है, बट देन आई डोंट वांट टू वेट फॉर कि यूरोप से अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उसका मुझे ट्रैवल वीज़ा निकालना है, उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो यू कैन पिक अप द बेस्ट राउट इज़ मुंबई या फिर दिल्ली से होके आप पेरिस जा सकते हैं। पेरिस में यू कैन स्विच द प्लेन एंड देन फिर वहाँ से पेरिस से होके आप सैन होजे जा सकते हैं। सो दैट इज़ द डायरेक्ट फ़्लाइट। एयर फ्रांस की ये फ़्लाइट चलती है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल भी है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इकोनॉमी एंड प्रीमियम। ट्रैवल टाइम मुंबई या दिल्ली से लेके हम पेरिस की अगर हम बात करें तो 8.5 9 घंटे का है, एंड देन डिपेंडिंग कि वहाँ पे आपका कनेक्शन टाइम कितना रहेगा, द ओवरऑल टाइम टू अगेन ट्रैवल फ्रॉम पेरिस टू कोस्टा रिका इज़ 9 आवर्स। तो कुल मिला के अगर हम जर्नी की बात करें तो ये करीबन 18 से 20 घंटे की ये टोटल फ़्लाइट हो सकती है। सो दैट्स ऑन द एंट्री रिक्वायरमेंट। हम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। सो वैलिड रिमोट जॉब, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास में ऑन पेपर कुछ तो एंगेजमेंट दिखाना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स दैट नीड्स टू बी लेजिटिमेट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट शेयर करें, बट एक लेजिटिमेट वैलिड ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो देन यू हैव योर डिटेल्स अबाउट योर कंपनी लेटर, हाउ यू आर ऑपरेटिंग, and why do you want to work remotely and so on. अगर आप एम्प्लॉयड हैं इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल हैं, जैसे अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ एंड मैं एक कॉन्ट्रैक्ट रोल पे हूँ, तो देन यू विल हैव योर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स दैट इज शोन। आपके उस कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में यू शुड ऑल्सो शो योर अर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ कि आपकी ये अर्निंग्स अग्रीड हैं। अगर आपके पास में कोई रिसेंट अप्रेजल का डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप दिखाइए। बैंक डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टेनली लगेंगे, सो you'll have to prove that you're earning $3,500 per month. This is for the single person and $4,500 per month for a family. तो जनरली अगर हम फैमिली की बात करें तो हस्बैंड वाइफ एंड मे बी अ स्मॉल किड, एंड आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत लगेगी। सो दीज आर सम ऑफ द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। नाउ कमिंग टू फीस फॉर वन पर्सन, तो अगर हम एक अच्छे अटॉर्नी के साथ में बात करते हैं, काम करते हैं, where you don't have to take any headaches, you just give all of your papers and then that attorney takes care, so you're looking at anywhere between $1,000 to 1,500 and above. तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से अटॉर्नी फर्म के साथ में आप काम कर रहे हो, इमिग्रेशन फर्म के साथ आप काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर दिस फीस कैन चेंज, बट दिस इज़ अ जनरल फीस। आपको उसके ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ता है। सो इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर वन होल ईयर on the digital nomad, so you'll have to pay for $750, and the medical insurance should be more than, I believe it should be more than $100,000. तो आपका जो कवरेज है वो मिनिमम $100,000 एंड अबव होना चाहिए।
रही बात बाकी फिंगरप्रिंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, इंडियन एम्बेसी रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो $250 से लेके $300 तक आपकी वो एक्सपेंस हो सकती है. जनरली इट टेक्स एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 months टू गेट योर आईडी. आपका एक खुद का आईडी निकलता है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का एक आपका आईडी होता है, which you can use to travel n number of times through and like within Costa Rica. एंड आपकी फिंगरप्रिंट्स एंड वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद में होती है. सो आफ्टर यू अप्लाई यू कैन एक्सपेक्ट इन 2 months यू गेट द आईडी. उसके बाद में लाइक 1 or 2 months यू गेट द पुलिस वेरिफिकेशन डन. जनरली ये जो वीज़ा है डिजिटल नोमैड वीज़ा, इट इज़ ग्रांटेड फॉर 1+1 year. सो पहले साल के लिए दीज आर द फीस, एंड ऑफ कोर्स फॉर द सेकेंड ईयर यू कैन वर्क आउट डील विथ योर इमिग्रेशन अटॉर्नी या फिर जो भी फर्म है. बाकी आपको फिंगरप्रिंट्स एंड पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. मेडिकल इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी बिकॉज आप एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं. वहाँ पे हेल्थ की जो डिपार्टमेंट है या फिर लाइक हाउ द हेल्थ केयर वर्क्स कैन बी डिफरेंट. तो फॉर एग्जांपल द रीज़न वाई दे टेक 100,000 मिनिमम इज़ बिकॉज अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो this includes the cost of ambulance, this includes the cost of ER, which is emergency like room, या फिर emergency services, and in the worst case like अगर आपको कुछ लग जाता है या फिर like कुछ minor accidents या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो then it is also assuming or considering the cost of hospitalization and like so on. So that's it for in this first episode. So I hope like you enjoyed it. And if you have more questions, please drop that in the comments below. Thank you. Bye.